आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि मुंबई के 26/11 हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को आखिरकार अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। एनआईए और खुफिया एजेंसी रॉ की एक जॉइंट टीम आज देर रात तहव्वुर राणा को स्पेशल फ्लाइट से भारत लेकर आएगी, जहां सबसे पहले उसे दिल्ली में एनआईए की अदालत में पेश किया जाएगा और अगले कुछ दिन ये आतंकी एनआईए की ही कस्टडी में रहेगा। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के लिए भारत ने 16 साल तक इंतजार किया और यह इंतजार एक जंग लड़ने जैसा था। हर बार यही कहा जाता था कि अमेरिका कभी भी तहव्वुर राणा को भारत को सौंपने के लिए तैयार नहीं होगा और भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी अपने समय की बस बर्बादी कर रहे हैं। एनआईए ने तहव्वुर राणा के खिलाफ पहली चार्जशीट 2011 में दायर की थी, जब देश में यूपीए की सरकार थी। 2008 में 26/11 का हमला भी यूपीए की सरकार में हुआ था और यह जिम्मेदारी उस वक्त की सरकार की थी कि वो तहव्वुर राणा को अमेरिका से घसीटकर भारत की अदालत में लेकर आए और उसे यहां फांसी की सजा दे। लेकिन यूपीए की सरकार में तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के लिए एक डिप्लोमैटिक नोट तक जारी नहीं हुआ। कांग्रेस कहती है कि वो तहव्वुर राणा को भारत लाने का प्रयास उसी दिन से कर रही थी जब हमले के 3 साल बाद 2011 में एनआईए ने अपनी चार्जशीट दायर की थी। लेकिन सच्चाई यह है कि इस प्रत्यर्पण के लिए उस वक्त की सरकार में एक जिद नहीं थी। सरकार के अंदर यह जिद होनी चाहिए थी कि जिस आतंकी ने भारत के 166 लोगों की बेरहमी से हत्या कराई, जिसने इतने बड़े देश को 4 दिनों तक दहशत में रखा और जिसने भारत की रक्षा और संप्रभुता को चुनौती दी, वो आतंकी इस देश के लोगों के सामने घुटनों पर होना चाहिए। इस बात को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी महसूस किया था। अपनी किताब में इसका जिक्र उन्होंने किया था, जिसका नाम है अ प्रॉमिस्ड लैंड। इसमें उन्होंने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह मुंबई के 26/11 हमलों के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रहे थे और वो इस बात को लेकर चिंतित थे कि इससे देश में मुस्लिम विरोधी भावना बढ़ रही है, जिससे बीजेपी को फायदा हो सकता है और इस हमले के बाद वो और मुखर हो सकती है। सोचिए, जब हमें दुश्मनों से बदला लेना था, तब भी हम हिंदू मुसलमान की राजनीति में उलझे हुए थे। तहव्वुर राणा कोई मामूली आतंकी नहीं था। यूपीए की सरकार को यह बात अच्छी तरह से मालूम थी कि अगर तहव्वुर राणा नहीं होता तो शायद मुंबई पर 26/11 का आतंकी हमला भी नहीं होता। इस आतंकी हमले के 2 मास्टरमाइंड थे। एक था डेविड कोलमैन हेडली और दूसरा था तहव्वुर राणा। इनमें हेडली अमेरिकी मूल का पाकिस्तानी नागरिक था, जबकि तहव्वुर राणा पाकिस्तान की सेना का एक डॉक्टर था और ये दोनों बचपन के दोस्त थे। आइए 1997 में जब तहव्वुर राणा अपनी पत्नी के साथ पाकिस्तान छोड़कर कनाडा आ गया था और इसके 4 साल बाद 2001 में उसे कनाडा की नागरिकता भी मिल गई थी। इस वक्त तक हेडली और तहव्वुर राणा के बीच ज्यादा बातें नहीं होती थी और हेडली भी उस वक्त तक हेडली डेविड कोलमैन हेडली नहीं बना था। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद ने जब हेडली को भारत पर आतंकी हमला कराने के लिए चुना, तब उसका असली नाम दाऊद गिलानी था। हाफिज सईद का मानना था कि अगर अमेरिकी मूल का दाऊद गिलानी अपना नाम डेविड कोलमैन हेडली रख लेगा और भारत जाकर आतंकी हमला करने की योजना बनाएगा तो उस पर किसी को शक नहीं होगा। यह बात 20 साल पुरानी है, जब 2005 में हेडली को भारत पर हमला करने के लिए लश्कर ने ट्रेनिंग दी थी। डेविड हेडली भारत पर हमला करने के लिए यहां आकर रेकी करना चाहता था। इस शख्स की जिसकी आप तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं, यह चाहता था कि वो भारत किसी तरह से आए और रेकी करके जाए। अब उसका नाम डेविड कोलमैन हेडली, मतलब विदेशी लगने वाला एक नाम था और उसके नाम से उसके धर्म देश का पता नहीं चल रहा था। डेविड कोलमैन हेडली भारत पर हमला करने के लिए यहां आकर रेकी करना चाहता था। उसे डर था कि अगर वो रेकी के लिए कई बार भारत आया तो उस भारत की सुरक्षा एजेंसियां जो है वो शक करने लगेंगी। यहीं पर उसे अपने दोस्त तहव्वुर राणा की याद आई, जो अमेरिका के शिकागो से एक इमिग्रेशन और ट्रैवल एजेंसी चला रहा था और इसका नाम था
वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज इन शिकागो। अब 2006, मतलब हमले से पहले 2006 में हेडली ने तहव्वुर राणा से मुलाकात करके उसे भारत पर लश्कर के साथ आतंकी हमला करने की अपनी खतरनाक योजना के बारे में बताया और उससे यह कहा कि अगर तहव्वुर राणा मुंबई में अपनी कंपनी का एक इमिग्रेशन ऑफिस खोल लेता है और उस ऑफिस का इमिग्रेशन एजेंट हेडली को बनाता है तो रेकी के लिए वो आसानी से भारत आ जा सकेगा और उस पर किसी को शक नहीं होगा। इसके बाद तहव्वुर राणा इस साजिश में शामिल हो गया। उसने मुंबई में अलग अलग जगहों पर रेकी करने में डेविड कोलमैन हेडली की मदद की और उसे अपनी कंपनी का मुंबई में इमिग्रेशन एजेंट बना दिया और यहीं से मुंबई पर हमले की पूरी योजना तैयार हुई और इसके लिए 10 आतंकियों को पाकिस्तान में लश्कर की तरफ से ट्रेनिंग दी गई। 26 नवंबर 2008 को जब यह हमला हुआ और इसमें 166 लोग मारे गए, तब शिकागो में तहव्वुर राणा ने जश्न मनाया था और उसे भारत के लोगों का खून बहता देखकर खुशी हो रही थी। सोचने वाली बात यह है कि जब इसी तरह से ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका पर 9/11 का हमला कराया, तब अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर लादेन की हत्या की। लेकिन जब अमेरिका में बैठकर तहव्वुर राणा ने भारत पर 26/11 का हमला कराया, तब ना तो हमारी उस वक्त की सरकार ने इस आतंकी को घसीट कर लाने के लिए ज्यादा मेहनत की और ना ही अमेरिका ने खुद से तहव्वुर राणा को भारत को सौंपा। अगर तहव्वुर राणा और डेविड कोलमैन हेडली 26/11 हमले के एक साल बाद 2009 में डेनमार्क के एक अखबार पर आतंकी हमला करने की योजना नहीं बनाते तो शायद तहव्वुर राणा कभी नहीं पकड़ा जाता। उस वक्त डेनमार्क के इस अखबार ने पैगंबर मोहम्मद साहब के कुछ कार्टून प्रकाशित किए थे जिसके खिलाफ तहव्वुर राणा और डेविड कोलमैन हेडली एक बड़ा हमला करने वाले थे। लेकिन इस हमले से पहले ही अमेरिका में इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में हेडली एक सरकारी गवाह बन गया था। अमेरिका के उस समय के अटॉर्नी जनरल के मुताबिक डेविड हेडली ने यह गवाही दी थी कि 26/11 की जब हमले की साजिश रची जा रही थी तब तहव्वुर राणा इसमें शामिल था। उसने तहव्वुर राणा से बात की थी, वो हमले से पहले रेकी करने के लिए उसका इमिग्रेशन एजेंट बना और फिर मुंबई में 12 साल पहले अमेरिका की एक अदालत ने तहव्वुर राणा को डेनमार्क हमले की साजिश रचने के लिए 14 साल जेल में रहने की सजा सुनाई थी। लेकिन बाद में दया के आधार पर उसकी जेल की सजा माफ हो गई थी और 2020 में वो जेल से बाहर आ गया था। इस आतंकवादी को लगता था कि जब 2008 में हमले के बाद भारत इसका कुछ नहीं कर पाया तो अब भी इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आराम से एक बिजनेसमैन की जिंदगी जीने लगा था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया। जो कोशिशें हुई, तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के लिए भारत ने अमेरिका को पहला डिप्लोमेटिक नोट 4 दिसंबर 2019 को भेजा था। इसके बाद 2020 में भारत ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की मांग की थी और अमेरिका के एजेंसियों ने उसे लॉस एंजलिस में दोबारा गिरफ्तार कर लिया था। अब देखिए, तहव्वुर राणा ने अपने प्रत्यर्पण को अमेरिका की अलग अलग जो अदालतें हैं उसमें चुनौती दी। हर अदालत ने उस पर लगे आरोपों को सही माना। सबसे पहले मई 2023 में मजिस्ट्रेट जज ने, फिर अगस्त 2023 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, फिर फेडरल कोर्ट ने और इसी साल जनवरी महीने में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने भी तहव्वुर राणा की सभी दलीलों को खारिज कर दिया, उसके खिलाफ ही फैसला सुनाया था। हालांकि इसके बाद भी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर अंतिम फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेना था और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच इस मुद्दे को लेकर बात हुई थी और 14 फरवरी को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप के मेहमान थे, तब उन्होंने यह ऐलान किया था कि अमेरिका तहव्वुर राणा को भारत को सौंप देगा और अमेरिका और भारत इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे। इससे आप ये समझ सकते हैं कि जिस आतंकी ने भारत को आंखें दिखाने की हिमाकत की, उस आतंकी को इस देश के लोगों के सामने खड़ा करने के लिए सरकार ने किस स्तर पर कोशिशें की और अब तहव्वुर राणा भारत आने वाला है।
Today, I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice. आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे हैं। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं कि उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। भारत की अदालतें उचित कार्यवाही करेंगी। तहव्वुर राणा के भारत आने से पाकिस्तान पूरी दुनिया में बेनकाब हो जाएगा। भारत के पास ऐसे सबूत होंगे जिससे वो दुनिया के बड़े बड़े देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सामने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को एक्सपोज कर पाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भारत तहव्वुर राणा को एक सबूत के तौर पर पेश करके पाकिस्तान को 26/11 के हमले के लिए दोषी ठहरा सकता है। जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आतंकवाद से लड़ने के लिए पाकिस्तान को आर्थिक मदद देती हैं, उनसे भारत पाकिस्तान पर बैन लगाने की मांग कर सकेगा। इसमें FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अगर पाकिस्तान को फिर से अपनी ग्रे लिस्ट में डालती है तो पाकिस्तान दुनिया में कटोरा लेकर भीख भी नहीं मांग पाएगा। पाकिस्तान में जो आतंकवादी संगठन आज भी सक्रिय हैं, उन्हें खत्म करने के लिए भारत दुनिया से मदद मांग सकेगा, क्योंकि तहव्वुर राणा पाकिस्तान की सेना में काम कर चुका है और वो लश्कर से भी जुड़ा रहा है। इसीलिए भारत को उससे लश्कर के ठिकानों के बारे में भी पता चल सकेगा। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रत्यर्पण से हम 26/11 के हमले में मारे गए लोगों को इंसाफ दिला पाएंगे और देश के लोगों में यह भरोसा पैदा होगा कि जब भारत में कोई भी आतंकी हमला करके बच नहीं सकता और हम अमेरिका से भी आतंकवादी को खींचकर यहां ला सकते हैं। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 26/11 के हमले के बाद भारत ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया था और इससे भारत की छवि एक कमजोर देश की उस वक्त बन गई थी। आपको याद होगा 1.5 साल पहले जब इजराइल पर हमास ने हमला किया तो इजराइल की सेना ने 1 साल में 85,000 टन बारूद गाजा में गिरा दिया। हमास और हिजबुल्लाह के चीफ को मार डाला था, इन संगठनों की लीडरशिप को खत्म कर दिया था। लेकिन हमने क्या किया? हमने एक आतंकी कसाब को जिंदा पकड़ लिया और लगभग 4 साल तक उसे अपनी जेल में बंद रखा। हम पूरी दुनिया को यह दिखाते रहे कि भारत कितना इंसाफ पसंद देश है, जो एक आतंकी के साथ भी इंसाफ करता है, उसे फेयर ट्रायल देता है। लेकिन अब तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण से पाकिस्तान और उसके आतंकियों को भी जवाब मिलेगा और इससे इस हमले में मारे गए लोगों की आत्मा को भी शांति मिलेगी। इनमें शहीद कांस्टेबल तुकाराम ओम्बले का भी नाम है, जिन्होंने कसाब को जिंदा पकड़ने के लिए 23 गोलियां खाई थी और उन्होंने कसाब की बंदूक को तब तक पकड़ कर रखा था जब तक कि उसे बाकी पुलिसकर्मियों ने जिंदा नहीं पकड़ लिया। इसी तरह शहीद कांस्टेबल राहुल शिंदे हमले के वक्त ताज होटल में जाने वाले पहले जवान थे जिनके पेट में गोली लगी थी। बाद में वो शहीद हो गए थे। आज उनके पिता तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण से बहुत खुश है और उनका कहना है कि तहव्वुर राणा को फांसी की सजा होनी चाहिए। यह एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। हम लोग को जानकारी मोटा मोटी तो हो ही गई थी कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे पाकिस्तान से, इसमें कहाँ पर ट्रेनिंग हुआ, किसने ट्रेनिंग दिया, कंट्रोल रूम में कौन थे। बाय एंड लार्ज वी हैव दैट, हम वो सूचना थी। लेकिन ये और उसके बाद कैसे ये प्लानिंग हुआ, कैसे रेकी हुआ। लेकिन तहव्वुर राणा एक की फिगर है ये पूरे रेकी वगैरह करने में। उसी ने हेडली के जो ट्रैवल हुए, जो हेडली जो यहाँ इंडिया आया टारगेट को रेकी करने के लिए, वो सारा ट्रैवल वगैरह सारा व्यवस्था उसने तहव्वुर राणा ने किया। ये वहाँ पर एक ट्रैवल एजेंसी चलाता था, ये इसका कवर था। ये है ISI एजेंट रहा है बहुत दिनों से। और तो सारा फैसिलिटेशन जो वहाँ से हुआ
हेडली का यहाँ आया रेकी करने के लिए, सारा तहव्वुर राणा ने किया, उसको फंडिंग भी किया। Thakur Rana is being extradited. He is coming to India. Anybody who causes harm to India and is brought to justice by process of law, it would be a welcome move, provided it happens. 26/11 का जो हादसा हुआ, जो आतंकवादी हमला हुआ, उसमें 175 लोग मारे गए, 300 लोग घायल हुए। उसके पीछे षड्यंत्रकारी कौन थे, उसका पूरा खुलासा अब तक नहीं हुआ है। आज हम यही कहना चाहते हैं कि देश का भी एक जीता जागता अस्तित्व होता है, उसका अपना सम्मान, उसकी हिम्मत और ताकत होती है। देश के जीवन में कई ऐसे मोड़ आते हैं जब वो इंसाफ के लिए दुनिया से लड़ भिड़ता है, लेकिन जब बात भारत की हो तो भारत अपनी धमक और ताकत के दम पर अमेरिका जैसे मुल्क से अपने गुनहगार को वापस खींच लाता है और पाकिस्तान जैसे टेरर ट्रेडर को एक्सपोज कर देता है। आज पाकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर है और यह खबर जम्मू कश्मीर से आई है। आज से 32 साल पहले 9 मार्च 1993 को कश्मीर की अलगाववादी पार्टियों और संगठनों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया जिसका नाम है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। हुर्रियत का मतलब होता है आजादी या स्वाधीनता, और सोचिए इस गठबंधन को यह आजादी चाहिए किससे थी? यह आजादी इन्हें भारत से चाहिए थी और इस गठबंधन पर आरोप लगता था कि यह भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। लेकिन आज आप समय के इस चक्र को देखिए कि यही गठबंधन अब खुद टुकड़े टुकड़े हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया है कि अब 3 और अलगाववादी पार्टियों ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से खुद को अलग कर लिया है। इनमें एक है जम्मू कश्मीर इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी, दूसरी है जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम डेमोक्रेटिक लीग और तीसरी पार्टी का नाम है कश्मीर फ्रीडम फ्रंट। अब तक कुल 11 पार्टियां खुद को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलग कर चुकी हैं और ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन टुकड़े टुकड़े हुआ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस शायद खत्म ही हो जाएगा। एक जमाना था जब कश्मीर में एक पत्ता भी हिलता था तो भारत सरकार को पहले हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं से बात करनी होती थी और पाकिस्तान की सरकार कश्मीर के इस अलगाववादी संगठन को कश्मीर की आत्मा की आवाज कहती थी। जब पाकिस्तान के नेता, मंत्री हो, कोई प्रतिनिधिमंडल भारत आता था तो उसकी मुलाकात इनसे, हुर्रियत के नेताओं से जरूर होती थी और हुर्रियत के नेताओं को दिल्ली में पाकिस्तान की एम्बेसी में डिनर पर भी खूब बुलाया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता और इसके पीछे केंद्र सरकार की एक पूरी नीति है। वर्ष 2015 में जब पाकिस्तान के उस वक्त के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज भारत आए थे तब वो हुर्रियत के नेताओं से मिलना चाहते थे, लेकिन मोदी सरकार ने पहली बार उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी और पाकिस्तान एम्बेसी में भी हुर्रियत नेताओं के लिए आयोजित होने वाले डिनर को बंद करा दिया। इसके बाद साल 2017 में हुर्रियत नेताओं पर टेरर फंडिंग और ओवरग्राउंड वर्कर्स को मदद पहुंचाने के आरोप लगे और कई हुर्रियत नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी भी हुई। ये अलगाववादियों पर ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक थी जिससे कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने और पत्थरबाजी पर रोक लगाने में मदद मिली और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पत्थरबाजों को अलगाववादियों से पैसा मिलना बंद हो गया था। जब जांच एजेंसियों ने अलगाववादी नेताओं की करोड़ों रुपयों की संपत्तियां जब्त की तब कश्मीर के लोगों को यह समझ में भी आया कि अलगाववादी खुद तो बड़े बड़े महलों में रहते हैं, इनके बच्चे बड़े बड़े अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं, विदेशों में जा रहे हैं, लेकिन आम लोगों के बच्चों को पत्थरबाजी के लिए, हाथ में पत्थर उठाने के लिए उकसा रहे। हालांकि हुर्रियत ने इन सभी आरोपों को हमेशा गलत बताया, लेकिन अब आज की स्थिति यह है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बिखर चुका है, अलगाववाद भी अपने आखिरी दिन गिन रहा है और इससे पाकिस्तान को बहुत तकलीफ हुई होगी। कंगाली में जब आटा गीला होता है तो होश आने में टाइम नहीं लगता। कटोरा लेकर घूमने वाले पाकिस्तान के आतंक की फंडिंग में हाथ तंग क्या हुए, चंद नोटों के लिए गोले बारूद का एक खतरनाक खेल खेलने वाले अब होश में आ रहे हैं। वाकई चिंगारी का खेल बुरा होता है। आज बांग्लादेश के लिए भी एक बुरी खबर आई है। भारत ने बांग्लादेश को मिलने वाली जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी है उसको आज से बंद कर दिया। ये एक ऐसी सुविधा है जिसमें एक देश किसी दूसरे देश के बंदरगाहों और हवाई अड्डों से अपने सामान को तीसरे देश में निर्यात कर सकता है। उदाहरण के लिए बांग्लादेश को अभी अगर यूरोप के किसी भी देश में
अपना सामान भेजना होता है तो वो भारत के बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर उस सामान को भेजता है और भेजकर उन्हें वहां से फिर यूरोप एक्सपोर्ट कर सकता है। इस सुविधा के लिए बांग्लादेश से भारत कोई इंपोर्ट ड्यूटी भी नहीं लेता और बांग्लादेश को यह सुविधा मुफ्त में मिलती है, जिससे उसका समय और पैसा दोनों बचता है। लेकिन अब वर्ष 2020 में शुरू हुई इस सुविधा को भारत ने आज खत्म कर दिया है और यह कहा है कि बांग्लादेश के ट्रांसशिपमेंट के कारण भारत के कारोबारियों और कंपनियों को एक्सपोर्ट में परेशानी आ रही थी और उन्हें अपने सामान को एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है। इस वजह से हमने ये फैसला ले लिया है। इस सुविधा के कारण सिर्फ दिल्ली के हवाई अड्डे से बांग्लादेश हर साल 80 लाख किलोग्राम का सामान और दूसरी चीजें दुनिया के अलग अलग देशों में निर्यात कर रहा था, जिस पर अब रोक लग गई। इस फैसले की टाइमिंग बहुत जरूरी है जानना। भारत ने यह फैसला आज 9 अप्रैल को लिया है, जब अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ पर पूरी दुनिया में आज लागू हो रहे हैं और बवाल मचा है। दूसरा, यह फैसला ऐसे वक्त में हुआ है जब पिछले हफ्ते ही थाईलैंड में एक वार्षिक सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हुई थी। इस फैसले के पीछे 3 और कारण हो सकते हैं। पहला, हाल ही में मोहम्मद यूनुस ने यह बयान दिया था कि भारत के नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के सभी राज्य समुद्र से लगे हुए नहीं हैं और बांग्लादेश इस इलाके में समंदर का एकमात्र संरक्षक है और चीन को इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां खुलकर करनी चाहिए। भारत ने इस बयान को नॉर्थ ईस्ट राज्यों का अपमान माना था और चीन के दखल पर आपत्ति जताई थी। दूसरा, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा के मुद्दे पर भारत पहले ही अपनी चिंता जता चुका है। और तीसरा, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भी इसके पीछे एक कारण हो सकती है, जिन्हें तख्ता पलट के बाद भारत ने पिछले साल अपने यहां शरण दी थी। और हाल ही में शेख हसीना ने यह कहा है कि अल्लाह ने उन्हें किसी मकसद से जिंदा रखा और बांग्लादेश जरूर वापस लौटेंगे। एक लाइन में कहें तो भारत के इस फैसले के बाद बांग्लादेश बड़ी मुश्किल में फंसने वाला है और यह मुश्किल भारत को लेकर उसका रुख भी बदल सकती है और शायद बांग्लादेश अपना चीन प्रेम भी थोड़ा कम कर देगा। अब हम आपको यह बताएंगे कि वक्फ कानून पर भारत को बांटने की राजनीति कौन कर रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वो पश्चिम बंगाल में भारत के वक्फ कानून को लागू नहीं होने देंगी। उन्होंने ये भी कहा है कि पश्चिम बंगाल में 33% मुस्लिम रहते हैं, तो क्या इन सारे मुसलमानों को बाहर फेंक देना चाहिए? आप सबसे पहले उनका ये बयान सुनिए। और माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वॉका प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने एक मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। इसके लिए बेसब्र होने का बात नहीं है। बांग्लादेश का बॉर्डर का सिचुएशन आप देखो, अभी नहीं करना चाहिए था, लेकिन हॉरिडली कुछ करने से कभी कभी दिक्कत भी हो जाता है। हमारा ये दिक्कत है कि हमारा इधर में 33% माइनॉरिटीज है, तो हम क्या करेगा, उसको निकाल देगा? कैसे निकाल सकते हैं? ये तो आज नहीं, आजादी का टाइम से है। भारत के जिन 2 राज्यों में वक्फ के पास सबसे ज्यादा संपत्तियां हैं, उनमें उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है और पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर है। इनमें उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। योगी का मॉडल यह है कि वो इस नए कानून के तहत वक्फ की उन तमाम संपत्तियों का सर्वे कराने वाले हैं जिनके कागज नहीं है और जो सरकारी रिकॉर्ड्स में भी दर्ज नहीं है। और ये मॉडल स्पष्ट है, अगर कोई जमीन वक्फ की है तो वक्फ की ही रहेगी, लेकिन अगर कोई जमीन वक्फ की नहीं है और वक्फ ने उस पर कब्जा किया हुआ है तो उसमें सुधार होगा, उस जमीन को कब्जे से मुक्त कराया जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी का मॉडल ये है कि वो नए कानून के खिलाफ है। वो ये भी कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल में जितनी भी जमीनें वक्फ के पास हैं उनका कोई सर्वे नहीं होगा,
वक्फ की किसी जमीन की कोई जांच नहीं होगी, वो इस कानून को लागू ही नहीं होने देंगी। इन दोनों मॉडल्स में सबसे बड़ा फर्क यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर मुस्लिम वोटों की पॉलिटिक्स करने के आरोप लगते हैं। जबकि इन दोनों राज्यों में मुस्लिम वोटों की अच्छी खासी संख्या है। उत्तर प्रदेश में 20% मुस्लिम वोट है, पश्चिम बंगाल में 33% मुस्लिम वोट है। ये खुद ममता बनर्जी ने कहा है। पिछले 3 विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी का औसत वोट शेयर 44% रहा है और इससे आप ये समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए 33% मुस्लिम वोटों का क्या महत्व होगा। हालांकि इस राजनीति को देखकर आज हम अपने देश को सावधान भी करना चाहते हैं। भारत के बंटवारे से पहले जब पश्चिम बंगाल संयुक्त बंगाल था, तब भी वहां इसी तरह से हिंदू मुसलमानों की राजनीति हुई थी और ये राजनीति मोहम्मद अली जिन्नाह की मुस्लिम लीग ने की थी, जिससे बंगाल दंगों में चलता रहा। उस वक्त मुस्लिम लीग के डायरेक्ट एक्शन डे में बंगाल के 5000 लोग मारे गए थे और बाद में विभाजन के कारण बंगाल के 2 टुकड़े भी हो गए थे, जिनमें एक टुकड़े को आज बांग्लादेश कहते हैं। पश्चिम बंगाल इस तरह की सांप्रदायिक राजनीति का नतीजा एक बार भुगत चुका है और इसीलिए हमारे देश के नेताओं को अपने वोटों के लिए इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। और आज आपको यह भी सोचना होगा कि अगर इस देश में संसद में पास होने वाला कानून लागू नहीं होगा तो कौन सा कानून लागू होगा। वक्फ कानून पर यह राजनीति इसलिए हो रही है क्योंकि मुर्शिदाबाद में इस कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में हिंसा हुई। तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। अब इस हिंसा के कुछ नए वीडियोस हमें मिले हैं जिसमें कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि अगर वक्फ कानून को खत्म नहीं किया गया तो उनकी सरकार का तख्ता पलट कर दिया जाए और उनके जैसे मुस्लिम इस देश में ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि सरकार को भारत छोड़कर भागना पड़ेगा। अब बड़ा सवाल यह है कि जो लोग खुलेआम दंगे, तख्ता पलट ऐसे शब्द बोल रहे हैं और दंगे और तख्ता पलट करने की बातें कर रहे हैं, क्या उन लोगों का किसी भी पार्टी को समर्थन करना चाहिए? और दूसरा, अभिव्यक्ति की आजादी में क्या आधिकारिक रूप से नफरती नारे, पत्थरबाजी, हिंसा जुड़ गए हैं? वरना क्या आपने पुलिस पर हुए हमलों के खिलाफ किसी का गुस्सा देखा? तो बात एजेंडा की है। अगर आपको सूट करता है तो सन्नाटा, अगर नहीं तो सिलेक्टिव एंगर। हम आपको यह बताएंगे कि आधार का नया डिजिटल आधार क्या होगा। बड़ी खबर है। हम आपको यह बताएंगे कि आधार का डिजिटल आधार क्या होगा। केंद्र सरकार अब एक ऐसी ऐप लेकर आई है जिससे आधार कार्ड का वेरिफिकेशन QR कोड स्कैन करने जितना आसान हो जाएगा। जिस तरह आप पेमेंट करते हैं ना, UPI पेमेंट के वक्त QR कोड स्कैन करते हैं, उसी तरह से QR कोड के जरिए आधार कार्ड का वेरिफिकेशन हो जाएगा। यानी अब अगर कोई अवैध घुसपैठिया फर्जी आधार कार्ड दिखाकर खुद को भारत का नागरिक बताएगा तो एक मोबाइल ऐप और QR कोड उसकी सारी पोल खोल देगा। इस मोबाइल ऐप का नाम है आधार ऑथेंटिकेशन ऐप और फिलहाल इसका बीटा वर्जन लॉन्च किया गया है, यानी अभी इसको डेवलप किया जा रहा है और जल्दी ही ये प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर उपलब्ध हो जाएगा। इस मोबाइल ऐप का फायदा यह है कि अब आपको अपने आधार कार्ड का डेटा चोरी होने की चिंता नहीं रहेगी। कई बार लोग आधार कार्ड की स्कैन कॉपी का इस्तेमाल करके साइबर फ्रॉड के लिए कर लेते हैं। कई बार लोग चैट GPT और ऐसे अलग अलग जो तरीके हैं उनसे किसी के भी आधार कार्ड को कॉपी कर लेते हैं। लेकिन इस नए मोबाइल ऐप के इस्तेमाल से कोई दूसरा आदमी आपका डेटा नहीं चुरा पाएगा, क्योंकि आपको उसे आधार कार्ड की कॉपी देने की जरूरत नहीं है। यानी आपको हर जगह अपने आधार कार्ड को लेकर घूमने की जरूरत नहीं है। बस आप मोबाइल के जरिए ऐप खोलेंगे, उस QR कोड को तमाम जगहों पर जो कि पहले से मौजूद रहेगा स्कैन करेंगे और आपका ऑथेंटिकेशन, आपकी पहचान वहीं हो जाएगी। दूसरा फायदा जो हम बता रहे थे आपको कि आधार कार्ड को साथ रखने की जरूरत नहीं। अभी तक आप किसी होटल में जाएं, एयरपोर्ट जाएं, कोई भी सरकारी दफ्तर पहुंचते हैं या फिर जब आपको पहचान से जुड़े कागजात दिखाने के लिए कहा जाता है तो आप अपना आधार कार्ड दिखाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आप उस होटल में पहचान से जुड़े एक स्पेशल QR कोड को स्कैन करके अपनी पहचान बता सकेंगे और होटल कर्मचारी को भी आपकी उतनी ही जानकारी मिलेगी जितनी उसको कानूनी रूप से जरूरी है। तीसरा फायदा भी एक है
वो ये कि नकली आधार कार्ड का सारा खेल खत्म हो जाएगा। अवैध रूप से भारत में घुसपैठ करने वाले नकली आधार कार्ड लेकर घूमते हैं और ये देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। इस खतरे से निपटने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन ऐप कारगर हथियार बनेगा। सुरक्षा बलों से जुड़े अधिकारी मोबाइल ऐप के जरिए उस व्यक्ति की असली पहचान और पता कर सकते हैं। अगर उसका आधार कार्ड नकली होगा तो उसका डेटा सरकार के पास मौजूद आधार डेटा से मैच नहीं करेगा। आधार ऑथेंटिकेशन ऐप को यूजर फ्रेंडली बनाया गया है और इसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में ये ऐप इंस्टॉल करना होगा। इसके बाद जिस भी व्यक्ति को आपका डेटा चाहिए उसके आधार वेरिफिकेशन QR कोड को आपको अपने मोबाइल ऐप से स्कैन करना होगा। इसके बाद मोबाइल ऐप में फेस रिकॉग्निशन विंडो खुल जाएगी जो आपके चेहरे के जरिए पहचान साबित करेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका एक डेमो भी जारी किया है। हम आपको वो डेमो दिखाते हैं। ये दिखाओ और वो दिखाओ सामने। आपने देखा होगा कई जगह आधार कार्ड की खबरें आती हैं कि आधार कार्ड फॉर्जिंग करके किया गया, फॉर्जरी करके किया गया, फोटोशॉप करके नया कार्ड बना दिया गया। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देश भर से इसकी खबर आती थी। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए एक फेस ऑथेंटिकेशन इंट्रोड्यूस किया गया। फेस ऑथेंटिकेशन एक नॉन इंट्रूसिव, इजी टू यूज मेथड है। अब सेकंड इसका स्टेप था ऐसी इजी टू यूज ऐप बने जो कि बहुत क्विकली मिलीसेकेंड्स में ऑथेंटिकेशन कर सके QR कोड यूज करके, और किसी को अपना कार्ड होटल में हो, फंक्शन में हो, ट्रैवल के टाइम में हो, वहां पे अपना कार्ड नहीं देना पड़े। अनुमान है कि हमारे देश में इस वक्त करीब 2 करोड़ अवैध घुसपैठिए हैं, जिनमें से ज्यादातर उस बांग्लादेश से आए हैं जहां के इस्लामिक कट्टरपंथी भारत विरोधी षड्यंत्र करते हैं। सोचिए, भारत में मौजूद अवैध बांग्लादेशियों ने अगर इन कट्टरपंथियों के इशारे पर काम करना शुरू कर दिया तो भारत के लिए कितना बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। इसीलिए सरकारी मोबाइल ऐप लेकर आई है और वो नकली आधार कार्ड के रैकेट को पूरी तरह से इसके जरिए खत्म करना चाहती है। अब हम आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आई एक अच्छी खबर बताएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर दी है और इससे देश के करीब 10 करोड़ लोगों को सीधा फायदा पहुंचने वाला है। कैसे, हम आपको बताते हैं। रेपो रेट वो दर है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश के बैंकों को लोन देता है। यानी रेपो रेट RBI से मिलने वाले लोन की ब्याज दर है। जब भी बैंकों को मिले लोन की ब्याज दर में कटौती होती है तो बैंक भी अपने ग्राहकों को आगे फायदा पहुंचाते हैं और वो भी लोन की ब्याज दरों में कटौती करते हैं, जिससे आपको आने वाले वक्त में फायदा होता है। फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 से पहले 5 सालों तक रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन इस साल ये दूसरी बार है जब RBI ने रेपो रेट में कटौती की है और इसकी वजह से ये दर अब 6% पर आ गई है। पहली बार इसी साल फरवरी में रेपो रेट में बदलाव किया गया था, तब ये दर 0.25% कम की गई थी। अब 2 महीने के अंदर ही दूसरी बार 0.25 यानी 0.25% की कटौती कर दी गई है। रेपो रेट में कटौती का फायदा महंगाई से परेशान देश की आम जनता को होता है। RBI भी इसे तभी कम करता है जब वो देश की जनता को महंगाई से राहत देना चाहता है। रेपो रेट के कम होने का पहला लाभ उन बैंक ग्राहकों को मिलता है जो कि सीधा होम लोन, पर्सनल लोन या फिर गाड़ी खरीदने के लिए कार लोन या अन्य तरह के कर्ज लेने वाले हैं या फिर ले चुके हैं। हमारे देश में 2.5 करोड़ लोगों ने होम लोन लिया है और इन्हें रेपो रेट के कम होने का सीधा फायदा मिलेगा, क्योंकि उनकी मंथली EMI
कम होने वाली है। उदाहरण के तौर पर अगर आपने 9% की दर पर 20 साल के लिए 20 लाख रुपए का होम लोन लिया है और इसकी EMI 17,995 रुपए प्रति महीना है, तो अब आपके इस होम लोन की ब्याज दर घटकर 8.75% हो जाएगी और आपकी EMI 17,674 रुपये होगी, यानी हर महीने लगभग आपको 321 रुपए की बचत होगी। इसी तरह से अगर 30 लाख रुपए का लोन लिया है तो आपको हर महीने 481 रुपए की आने वाले वक्त में बचत होगी। जो लोग नया लोन लेने की योजना बना रहे हैं उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि नए लोन की ब्याज दर भी घटेगी। हालांकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक देश के सभी बैंक लोन की ब्याज दरों में कटौती करके ग्राहकों को इसका फायदा कब देंगे, इसको लेकर कुछ भी कहना मुश्किल है। कई बार ऐसा देखा गया है कि रेपो रेट कम होने के बावजूद भी कई महीनों तक इसका लाभ बैंक्स आम आदमी को नहीं देते हैं, जिन्होंने लोन दिया है उन्हें नहीं देते हैं। इसकी बड़ी वजह है और वो वजह है ब्याज दरों में बदलाव की एक लंबी प्रक्रिया जो बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा है। इसी प्रक्रिया की वजह से पिछली बार हुई रेपो रेट में कटौती का लाभ अभी तक ग्राहकों को नहीं मिल पाया। आज एक आपका एक्शन हुआ है, उसको परकोलेट डाउन नीचे जाने में, अफेक्ट करने में टाइम लगता है। इसी तरह से जब आरबीआई बढ़ाता भी था तो ये नहीं था कि ओवरनाइट वो रेट बढ़ जाती थी। EMI जब आरबीआई का इंटरेस्ट रेट बढ़े तो उसमें भी 2, 4, 5 दिन लगते थे। अब ये हर बैंक की एक प्रोएक्टिव अप्रोच की बात होती है कि वो कितनी जल्दी करता है इसे प्रोएक्टिव करने का। मैं मानता हूं कि अगर जैसे आज आरबीआई ने कम किया है तो स्वाभाविक है अब हर कंज्यूमर की, हर उपभोक्ता की ये अपेक्षा होगी कि वो इमीडिएटली इसको कर दे। और मैं भी ये चाहूंगा कि जितने बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक पर्टिकुलरली, इमीडिएटली जितनी भी अपनी EMI है वो रीवर्कआउट करके इतनी जल्दी से जल्दी हो सकता है उसको डिक्लेयर करें और इफेक्टिव डेट लेकर आए। इसका इम्पैक्ट डिपॉजिट पे भी आएगा कि जो आप फिक्स डिपॉजिट वगैरह जो कराते हैं, ये कराते हैं, उसका भी, उसके ऊपर भी स्वाभाविक असर आएगा। जो बैंक आपको आप FD वगैरह पे रेट ऑफर करते हैं तो उसका भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। सरकारी बैंक्स भी जो है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी जरूर देखते हैं, पर कहीं ना कहीं सरकारी बैंक होने की वजह से उनके ऊपर एक किस्म की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। और सबसे बड़ा शेयर होल्डर जो पब्लिक सेक्टर बैंक का है वो गवर्नमेंट ही है। तो ऐसी स्थिति में उन्हें ये कॉल लेना थोड़ा आसान होता है एज कंपेयर टू प्राइवेट बैंक, बिकॉज प्राइवेट बैंक्स में ये है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो शेयर होल्डर जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है अगर घटती है रेट कट करने से तो उन्हें वो थोड़ा उसके बारे में सोचना पड़ता है कि हमें इस सामंजस्य किस हिसाब से बिठाएं कि रेट कट पास ऑन भी हो जाए और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बनी भी रहे। तो वो मैच करने में थोड़ा डिले होता है, तो इसकी वजह से वो पास ऑन करने में थोड़ा डिले करते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर आपका लोन सरकारी बैंकों से चल रहा है तो आपको तुरंत लाभ मिलेगा, और अगर आपका लोन प्राइवेट बैंक से चल रहा है तो मुमकिन है कि उसमें कुछ देरी हो। हालांकि हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जल्दी से जल्दी देश के सारे बैंक आरबीआई से मिली राहत का फायदा आम जनता को जरूर दें। हम सोना यानी गोल्ड की गिरती कीमतों की बात करेंगे, क्योंकि ये भारतीयों के लिए अच्छी खबर है। हमारे देश के लोगों को गोल्ड खरीदना इतना पसंद है कि हम गोल्ड इंपोर्ट के मामले में टॉप 5 देशों में शामिल हैं। भारत में शादी, एनिवर्सरी, जन्मदिन का गिफ्ट हो या फिर भविष्य के लिए बचत की प्लानिंग हो, गोल्ड हर मौके पर खरीदा जाता है। सोना हमारे देश में केवल श्रृंगार की चीज नहीं है, बचत का जरिया भी है। अब पिछले कुछ महीनों से गोल्ड की कीमतें जब बढ़ रही थी तो सोना बेचने वालों के चेहरे पर खुशी थी और खरीदने वालों के चेहरे पर चिंताएं थी। ऐसा अनुमान लगाया गया था कि 10 ग्राम गोल्ड की कीमतें 1 लाख रुपए से ज्यादा हो जाएंगी, लेकिन अब खबर आ रही है कि सोने की कीमतें 56,000 रुपए के स्तर पर आ सकती हैं, यानी 5 साल पुरानी कीमतों पर पहुंच सकती है। अमेरिका में फाइनेंशियल सेवाएं देने वाली कंपनी मॉर्निंग स्टार एक एनालिस्ट ने भविष्यवाणी की है कि आने वाले कुछ समय में गोल्ड की कीमतें 38% तक गिर सकती हैं, और इस हिसाब से भारत में 10 ग्राम सोने की कीमत 55 से 56,000 रुपए तक आ सकती है। इस दावे में पहला तर्क यह दिया गया है कि दुनिया में बड़े पैमाने पर खदानों से सोना निकाला जा रहा है और यह खनन साल 2012 के बाद से सबसे ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि बाजार में काफी सोना इकट्ठा हो चुका है। दूसरा तर्क यह दिया गया कि दुनिया में गोल्ड की मांग कम हो रही है, जिससे बाजार में मौजूद सोने की बिक्री कम होने लगी। तीसरा तर्क ये कि लोग अब सोना खरीदने के बजाय
गोल्ड ईटीएफ में निवेश कर रहे हैं, यानी वो सोने की गहने या बिस्किट नहीं खरीद रहे हैं बल्कि गोल्ड से जुड़े शेयर्स खरीद रहे हैं। पिछले कुछ समय में सोने की कीमतों में जो गिरावट दिखी है उसने इस दावे को और भी मजबूत किया है। आज सोने की कीमतें 88,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब है, जबकि कुछ हफ्ते पहले ये 90 से 92,000 रुपए तक पहुंच गई थी। हालांकि बैंक ऑफ अमेरिका हो, गोल्डमैन सैक्स जैसी संस्थाओं का कहना है कि नई टैरिफ व्यवस्था आने की वजह से लोग गोल्ड खरीदने पर ज्यादा विश्वास जताएंगे, जिससे सोने की कीमतें फिर से बढ़ेंगी। तो दोनों ही पक्ष आपने सुन लिया। अंजना, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। परोटा, अमृतसरी कुलचा और छोले भटूरे में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मेरी एआई वर्जन, आज आपने मुझसे ये सवाल क्यों पूछा है, वो भी बीच बुलेटिन में? क्या आप मुझे डेट पे ले जाने की सोच रही है? अंजना, मैं एआई होने की वजह से स्ट्रीट फूड तो नहीं खा सकती, लेकिन ये आजकल काफी चर्चाओं में है। ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने स्वाद का जादू बिखेर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको भी जरूर पसंद आए। बिल्कुल, भारत में स्ट्रीट फूड्स की भरमार है। देश के हर राज्य, हर शहर में एक अलग स्ट्रीट फूड है जो उनकी पहचान है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, कहीं भी चले जाइए आपको एक अलग स्वाद मिलेगा और मुझे यकीन है कि अब पूरी दुनिया इस स्वाद का लुत्फ उठा रही है। दुनिया के टॉप 50 स्ट्रीट फूड में अब केरल का मालाबार पराठा, पंजाब का अमृतसरी कुलचा और उत्तर भारत के छोले भटूरे ने भी अपनी जगह बना ली है और भारत का स्ट्रीट फूड पूरी दुनिया में मशहूर हो रहा है। इस लिस्ट में परोटा 5वें नंबर पर है। ये दक्षिण भारत का स्ट्रीट फूड है जिसे मालाबार पराठा भी कहते हैं। अमृतसरी कुलचा 6वें नंबर पर है जो उत्तर भारत का एक पसंदीदा स्ट्रीट फूड है और दुनिया की टॉप 50 स्ट्रीट फूड्स की इस लिस्ट में छोले भटूरे को 40वें नंबर पर रखा गया है जो दुनिया में लोकप्रिय हो रहे हैं। स्ट्रीट फूड की इस लिस्ट में पहले नंबर पर अल्जीरिया का गैराचिटा है, दूसरे स्थान पर चीन का गोटी है और जो एक तरह का एक चाइनीज मोमो होता है जो तस्वीर में भी आप देख रहे हैं। तीसरे नंबर पर है इंडोनेशिया का स्ट्रीट फूड सियो में। एक दूसरे सर्वे में फेमस फूड एंड ट्रैवल्स गाइड टेस्ट एटलस ने दुनिया की टॉप 100 ब्रेड की लिस्ट जारी की है जिसमें भारत की नान और रोटी ने धमाल मचा दिया। इस लिस्ट में बटर गार्लिक नान को दुनिया में पहला स्थान मिला है, जबकि बेस्ट ब्रेड की सूची में अमृतसरी कुलचा दूसरे नंबर पर है। टॉप 50 ब्रेड में भारत के व्यंजनों का 8 स्थान मिले हैं, जिसमें 6ठे स्थान पर मालाबार पराठा, 8वें नंबर पर नान, 18वें नंबर पर पराठा, 26वें नंबर पर भटूरा, 28वें नंबर पर आलू नान और 35वें नंबर पर रोटी शामिल है। इसके अलावा 71वें नंबर पर आलू पराठा, 75वें नंबर पर लच्छा पराठा, 78वें नंबर पर पनीर नान, 84वें नंबर पर रुमाली रोटी और 99वें नंबर पर भारत के पसंदीदा पकवान पूरी को शामिल किया गया है। आज हमें यह समझना चाहिए, जब हमारे देश के लोग अपने देश के व्यंजन छोड़कर चाइनीज, इटालियन, थाई खाना अपना रहे हैं, तब दुनिया के अलग अलग देश भारत के खाने के दीवाने होते चले जा रहे हैं। जब लोग पिज्जा, मोमोज को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तब समोसा, छोले भटूरे, कुलचे दुनिया में भारत की सॉफ्ट पावर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें एक महिला बिना टिकट के सेकेंड एसी कोच में चढ़ गई और जब रेल के टिकट कलेक्टर ने इस महिला से टिकट मांगी तो वो बदतमीजी करने लगी और काट कर फेंकने की धमकी दे डाली। सवाल यह है कि आखिर हमारे देश में लोगों को नियम मानने से दिक्कत क्या है? अगर लोग ट्रेन में टिकट लेकर यात्रा करने के नियम का पालन कर लें तो इससे रेलवे को अतिरिक्त 2 से 2.5 हजार करोड़ रुपए का फायदा हो सकता है। एक आंकड़े के मुताबिक अगर लोग सड़क यातायात के नियमों का पालन करें तो हर साल 1 लाख लोगों की जान बचाई जा सकती है। कोई भी देश अनुशासन से महान बनता है, लेकिन आज लोग देश का कानून ही नहीं मानना चाहते, ना ही किसी नियम का पालन करना चाहते हैं और ऐसे मौकों पर धर्म का रंग देना तो और भी गलत है।